नमस्कार दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2026 की शुरुआत हो चुकी है और 2026 की शुरुआत कुछ ऐसी हुई है कि हम लोग सब एक तरह से शॉक्ड हैं। अमेरिकन्स ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मैडुरो को जिस तरह से कैप्चर करके ले गए हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि शायद उनकी नज़र में अब इंटरनेशनल लॉ की कोई खास इज्जत नहीं रह गई है। ईरान में जो हो रहा है वो एक और किस्म का अचंभा प्रस्तुत कर रहा है। ईरान के अंदर आज पूरा देश सड़कों पर निकला हुआ है। वहाँ का यूथ एक रेवोल्यूशन को अंजाम देने के लिए, वहाँ की जो रजीम है उसको चैलेंज करते हुए एक ऐसी क्रांति करने जा रहा है कि अगर वो सफल होती है तो शायद ये सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज होगा 1979 के बाद। क्योंकि 1979 के अंदर ईरान में जो इस्लामिक क्रांति हुई और उसके बाद वहाँ पर जो खुमैनी इस्लामिक रजीम आकर के बैठी, उसका एक विश्वव्यापक असर हुआ और वो असर हर तरीके से हुआ। कई तरह के इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट प्रॉक्सी एक्टर्स को सपोर्ट मिला। कई जगह आपकी जो कहते हैं टेररिस्ट मूवमेंट्स जो होते हैं वो सारे शुरू हो गए, जैसे प्रॉक्सी टेररिस्ट मूवमेंट्स। तो इस तरह के उसके बड़े व्यापक असर हमें देखने को मिले। और ऐसे ही अभी जो ईरान में घट रहा है, यानी कि जो जनता उनकी सड़कों पर आ रही है और जो प्रोटेस्ट कर रही है पूरे देश व्यापक इस रजीम को हराने के लिए, इस रजीम को मिटाने के लिए, अगर ये कामयाब होती है तो शायद इसका असर केवल मध्य पूर्व में ना पड़े बजाय, लेकिन पूरे दुनिया के ऊपर इसका एक व्यापक असर देखा जा सकता है। तो अभी हम बात करेंगे कि जो हो रहा है उसके कारण क्या है, कैसे ये चीज़ शुरू हुई और उसके इंटरनल डायनेमिक्स क्या हैं और आगे ये कहाँ तक जा सकती है। अगर आप इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बात शुरू होती है लोगों की इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस से। मुझे इससे एक किस्सा याद आता है। जब खुमैनी ने 1979 की इस्लामिक क्रांति ईरान में की थी, उसके बाद उनका एक फेमस स्टेटमेंट था कि आई हैव नॉट स्टेज्ड द रेवोल्यूशन टू स्लाइस डाउन द प्राइस ऑफ अ वाटरमेलन। किसी ने उनसे कहा होगा कि भाई यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट खराब हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो एक क्रांतिकारी हूँ और मेरे लिए छोटे मोटे जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं ना, जोड़ बटा गुणा भाग करने वाले, वो मेरे लिए उतने महत्व नहीं रखते। मैं किसी खरबूजे की दाम गिराने के लिए और लोगों को पैसे दाम गिरा करके लोगों की इंस्टिंक्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। मेरे उद्देश्य बहुत बड़े हैं। मैं एक इस्लामिक रेवोल्यूशन लेकर के यहाँ पर आना चाहता हूँ। आज फिर से वही जो इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस है, जिसको एक वक्त पर खुमैनी ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया था, वो आज इनके गले की हड्डी बन चुके हैं। और अगर आप देखेंगे तो दुनिया में लगभग हर क्रांति जो हुई है हर जगह, उसके इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट हमेशा से लोगों के जो इमीडिएट इकोनॉमिक वूज हैं, ग्रीवेंसेस हैं, जैसे कि महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, भुखमरी, ये रही है। रूस की जो 1917 की क्रांति थी, वहां भी कुछ कुछ क्रांति की शुरुआत इन्हीं कारणों से हुई थी। लोग तो ब्रेड की डिमांड करने गए थे, जार की फौजों ने उनके ऊपर अपनी एक्सप्लॉइटेशन और बिल्कुल डंडे बरसाए, कोड़े बरसाए, जिससे कि पूरा देश भड़क उठा और वहां से जार की सत्ता को रफा दफा किया गया और वहां से एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। तो ईरान के अंदर भी कुछ कुछ यही हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि उनकी जो करेंसी है रियाल, उसका डीवैल्यूएशन 16% हुआ। 2025 के अंदर, इस अकेले एक साल के अंदर 84% डिवैल्यूएशन हुआ। इन्फ्लेशन वहां पर गजब की बढ़ोतरी हुई है। इन्फ्लेशन के अंदर इकलौता फूड इन्फ्लेशन 72% बढ़ गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पर जो है वो एक बहुत परेशान करने वाली समस्या बन गई है। अंडर 25 एज के जो 40% युवा हैं, उनके अंदर करीब 20 to 23% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। महिलाओं में तो तकरीबन ये 35% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इकोनॉमी बुरी तरह से मिसमैनेज्ड है, करप्शन रैम्पेंट है और वहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इस हद तक है कि सरकार ने इनफैक्ट जो फॉरेक्स की जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो भी अलग अलग तबके के लिए अलग अलग बना रखी हैं। जो सरकारी अमला है, सरकार में जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो भयंकर करप्शन में लिप्त रहते हैं और अपनी वेल्थ का एक ऑस्टेंटेशियस डिस्प्ले करते हैं, नुमाइश करते हैं, जिससे कि यूथ के अंदर, जनता में एक बहुत ही विद्रोह और एक बहुत ही एक नफरत पनप रही है। अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो यही चीज़ कहीं ना कहीं अरब स्प्रिंग के अंदर भी हुई थी कि सरकार के अंदर करप्शन, उसके बाद सरकार के अंदर एरोगेंस और फिर सरकार द्वारा जब जनता विरोध करे या जनता कुछ डिमांड करे तो उसका एक बहुत बुरी तरह से दमन करना। यही बातें थी शायद जिसकी वजह से अरब स्प्रिंग की आग भड़की और कुछ कुछ हमें यही चीज़ें ईरान के अंदर भी देखने को मिल रही हैं। वहाँ पर
अगर इन इकोनॉमिक समस्याओं की शुरुआत अगर आप देखें तो 2011 से लगभग होती है, जब इन पर सैंक्शंस लगाए गए वेस्ट की तरफ से और इनका इकोनॉमिक आइसोलेशन शुरू हुआ। इनके फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत कम हो गए। जीडीपी ग्रोथ रेट जो कि एक ज़माने में अर्ली 2000 में 5 से 9% थी, वो 3% पर आ गई। ऑयल रेवेन्यू जब कम होने लगा सैंक्शंस की वजह से, तो बजट डिफिसिट बढ़ने लगे। बजट डिफिसिट बढ़ने लगे तो उसके लिए इन्होंने जो है नोट्स की करेंसी छाप करके उसको कवर करने की कोशिश की, जो कि आमतौर पर लगभग एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। दुनिया में कई कोनों में ये देखा गया है कि जब आप बजट डिफिसिट कम करने तो आप ज़्यादा नोट छाप करके मॉनेटरी एक्सपेंशन के थ्रू ये करते हैं। ऐसा ईरान में भी हुआ, लेकिन उसकी वजह से इन्फ्लेशन और बढ़ गया, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ने लगे। ऑयल एक्सपोर्ट्स जो इनके थे, जो किसी ज़माने में 2 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से होते थे, वो मात्र रह गए 300,000 बैरल्स पर डे। अब जब ये हुआ तो इकोनॉमी की हालत और ख़राब होती गई। फिर नई जो ये पेजेश्कियान गवर्नमेंट जो आई, इसने इन चीज़ों को ठीक करने के लिए टैक्सेस बढ़ाने शुरू कर दिए। टैक्सेस की बढ़ोतरी 42% से लेकर के 57% ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू, वहाँ पर टैक्सेस की बढ़ोतरी कर दी। अब जब आप लोगों को एक ऑस्टेरिटी की शिक्षा देते हैं कि नहीं आप खर्चा कम कीजिए, आप सेविंग कीजिए, हमें टैक्स दीजिए, और सरकार के जो आपके जो मुलाजिम हैं, सरकार के अंदर जो बड़े अफसर हैं, जब वो करप्शन के अंदर पूरी तरह से लिप्त रहते हैं, अपनी दौलत की नुमाइश करते हैं, और सरकार भी जो है एक ट्रीटमेंट भी अपने मुलाजिमों के लिए, अपने जो एलीट क्लास के जो लोग हैं उनके लिए एक प्रेफर्ड ट्रीटमेंट देती है, और जनता भूखे मरती है, जनता की तकलीफें बढ़ती जाती हैं, तो फिर जनता इस चीज़ को बाय नहीं करती है कि आप हमें ऑस्टेरिटी का ज्ञान दें और आप खुद अयाशी करें। तो इससे विद्रोह और भड़कने लगा। तो अभी हाल फिलहाल की स्थिति अगर हम देखें तो ये है कि इन इकोनॉमिक वूज से ये समस्या शुरू हुई, और अब ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस बन चुकी है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि खुमैनी सत्ता का, इस खामानी रेजीम का एंड हो, इस्लामिक क्रांति का एंड हो, और ईरान के अंदर एक नया सिस्टम आए। अब हम इसके साथ अगर देखें तो ये इस बार का जो रेवोल्यूशन है, ये बहुत अलग तरह का रेवोल्यूशन है। पहले 2009 में जब ग्रीन मूवमेंट हुआ, उसको इन्होंने बहुत फोर्स के साथ क्रश कर दिया। 2019-22 के अंदर भी जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई, ऑयल प्राइसेस बढ़ गई, उसके कारण जो मूवमेंट हुआ उसको भी इन्होंने बुरी तरह से दमन करके क्रश कर दिया। 2022 में महसा अमीनी नाम की एक लड़की, जिसने हिजाब रूल्स का थोड़ा सा विद्रोह किया था, उसको जब मॉरल पुलिस ने गोली मार दी तो उसके विरोध में भी भयंकर विद्रोह हुआ, उसको भी वहाँ की सरकार ने बुरी तरह से क्रश कर दिया। अब उसके इन सब जो एक तरह से जो कोर्शन जो वहाँ पर सरकार कर रही थी लोगों पर, जुल्म की जो एक कहते हैं ना, एक कभी न खत्म होने वाली दास्तां जो बढ़ती जा रही थी, उसकी वजह से लोगों में एक नफरत और गुस्सा तो था, भयंकर गुस्सा और नफरत लोगों में था। नफरत और गुस्सा यहाँ तक कि लोगों ने अपनी ईरान की जो ओरिजिनल आइडेंटिटी, प्री इस्लामिक आइडेंटिटी, उसको वापस रिवाइव करने की बात शुरू कर दी, और लोगों को ईरान की जो इस्लामिक रजीम है उससे जुड़ी हुई हर चीज़, यानी कि इस्लाम एज ए रिलीजन से भी लोगों को एक नफरत हो गई। और वहाँ की यंगस्टर्स ने एक अच्छा खासा इसका विद्रोह मन के स्तर पर, वैचारिक स्तर के ऊपर, और जहाँ जैसा संभव हो सके नॉर्मल लाइफ में भी शुरू कर दिया। अब इस बीच में एक और कई सारे डेवलपमेंट्स हो जाते हैं, वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं। ये जो थियोक्रेटिक रजीम है ईरान की, इसने कई सारे प्रॉक्सीज खड़े कर दिए, जैसे कि हमास, हिजबुल्ला, इराकी मिलिशियाज जो कि उसके आईसिस के खिलाफ लड़ रहे थे। सीरिया में जो गवर्नमेंट थी बाशर अल असद की, वो भी एक तरह से एक शिया अलावाइट्स की गवर्नमेंट थी, तो इनकी एलाय थी। तो ये जितने भी प्रॉक्सीज जो थे वो इनके लिए शॉक एब्जॉर्बर्स थे। और एक समय ऐसा आया था जब इराक की गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई थी अमेरिकन इंटरवेंशन के कारण, और वहाँ पर भी शिया डोमिनेशन कंप्लीटली हो चुका था, और बाकी सारे इनके प्रॉक्सीज, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे सीरिया में हो, चाहे इराक के मिलिशियाज हों, वो इतने मजबूत हो चुके थे। तो लोग ये कहने लगे ईरान के लिए कि ईरान इज़ एन ऑक्टोपस, और उसकी कई सारी रिंग्स हैं, और ये आसपास जो इनकी जो प्रॉक्सीज हैं ये बड़े मजबूत शॉक एब्जॉर्बर्स हैं और डेटोरेंट्स हैं। शायद इसी एक तरह से जो इनको गलतफहमी के अंदर कहता है, ये लोग डूबते चले गए ईरानियन रजीम। उन्हें लगा कि ये जब तक ये शॉक एब्जॉर्बर्स हैं और ये अजेय हैं, ये अखंड हैं, इनका कोई नाश नहीं कर सकता, और हमारी सरकार को, हमारे सिस्टम को कोई खतरा नहीं है। उसके कारण ये आइडियोलॉजिकली और रिजिड होते गए। फिर इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ये फंड कर रहे थे और लगातार इजराइल के एग्जिस्टेंस को चुनौती दे रहे थे, उससे कहीं ना कहीं इजरायली सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में ईरान को लेकर के बहुत बेचैनी थी। फाइनली फिर अक्टूबर 7 का हमला होता है।
हमास ने जो हमला किया उसके अंदर बहुत बेदर्दी से करीब 1200 इजरायलीज को मारा। उसके बाद इसराइल का बदला शुरू हुआ। इसराइल की आर्मी बहुत ही प्रोफेशनल, एडवांस्ड और ट्रेंड आर्मी है, और उन्होंने जो है पहले हमास को ख़त्म किया, उसके बाद हिजबुल्लाह का एक आमूलचूल सफाया किया, उनको एक बहुत मेजरली डैमेज कर दिया। उसके बाद जो है सीरिया के अंदर बाशर अल असद की रजीम का भी सफाया हो गया। तो अब ईरान के आसपास के अपने जितने भी जो थे, इनके जो प्रॉक्सीज थे, उनका नाश हो गया। और ईरान के अंदर भी इनके एक जो कहते हैं ना, इनका डायरेक्ट वॉर भी इसराइल के साथ जो 12 दिनों का युद्ध हुआ जून के अंदर, उसके अंदर भी काफ़ी इनको डैमेज हुआ और इसराइल की एयर सुपीरियरिटी क्लियरली साबित हुई। इनके कई सारे एरियाज में मैसिव बॉम्बिंग हुई। इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको एक तरह से डिस्ट्रॉय तो नहीं कर पाए, लेकिन एक तरह से झटका जबरदस्त उसको लगा। हम ये कह सकते हैं कि जो 12 दिन का जो युद्ध हुआ उसके अंदर ईरान को शायद मिलिट्री डैमेज बहुत ज़्यादा ना हुआ हो, लेकिन इसराइल की एयर सुपीरियरिटी क्लियरली एस्टैब्लिश थी। ईरान की सारी वीकनेसेस सबके सामने आ गई, एक्सपोज हो गई, पॉलिटिकल वीकनेसेस, इकोनॉमिक वीकनेसेस और मिलिट्री वीकनेसेस, और उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम पिछड़ गया। अब उसके बाद लेकिन हुआ ये कि वो जब 12 दिन का युद्ध चल रहा था तो इनके लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग थी कि लोगों ने जो है इनका विरोध नहीं किया। हालांकि इजराइल ने लोगों से ये कहा कि भाई आप सड़कों पर उतरें, आप इस रजीम की मुखालफत करें, इस रजीम को उखाड़ फेंकें, लेकिन लोग नहीं आए, क्योंकि ईरान के लोगों में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म की भावना है। और वो जो उस वक्त सड़कों पर नहीं उतरे, अपनी रजीम का विरोध नहीं किया, उसका कारण ये नहीं था कि वो खमेनेई रजीम से बहुत प्यार करते थे। वो बेसिकली सिर्फ ईरानी झंडे को सपोर्ट कर रहे थे और फॉरेन पावर्स के अगेंस्ट सपोर्ट कर रहे थे। तब शायद फॉरेन पावर्स को, अमेरिकन को और इसराइल को ये समझ में आ गया कि ईरान के अंदर यदि सत्ता परिवर्तन होना है तो वो अंदरूनी स्तर पर जब एक बहुत व्यापक आंदोलन या विरोध होगा, उसी के कारण वो सत्ता परिवर्तन हो सकता है। बाहर से किसी किस्म का रेजिम चेंज एफर्ट अगर होता है तो उसमें भारी समस्या उत्पन्न हो सकती है, जैसा कि अमेरिकन का पास्ट में इराक का एक्सपीरियंस था, वो उसको दोहराना नहीं चाहते थे। जहां तक इजराइल की बात थी तो इजराइल को ये पता था कि ईरान उससे एक बहुत ज़्यादा बड़ा मुल्क है और वहां पर एक तरह से अपनी लैंड फोर्सेस मूव करके रेजिम चेंज करवाना नियरली इम्पॉसिबल है। इजराइल जो युद्ध ईरान के साथ कर रहा था वो बेसिकली अपनी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज पर कर रहा था, तो वो भी इस चीज़ का एक मौका देख रहे थे। आज चूंकि इनके सारे प्रॉक्सीज नष्ट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट बहुत वीक हो चुके हैं, नष्ट तो मैं नहीं कहूँगा, डिसआर्मामेंट कंप्लीटली हुआ नहीं है हिजबुल्लाह और हमास का, लेकिन बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। इनकी जनता सड़कों के ऊपर है, लोगों के अंदर भयंकर एलिनेशन है और भयंकर नफरत है। तो इसलिए ये रजीम बहुत ही एक दुविधाजनक स्थिति के अंदर है। और अभी अगर ये कोर्शन करेंगे तो उस कोर्शन की अब सारी सीमाएं, मतलब कहते हैं ना, एक तरह से वो सीमाएं लांघी जा चुकी हैं। इन्होंने पास्ट में अपना ध्यान जो है वो सारे अपने जो प्रॉक्सीज जो थे, जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास, उनकी फंडिंग के ऊपर, उनको नर्चर करने के ऊपर और उनकी लॉयल्टीज अपने लिए बढ़ाने पर तो दिया, क्योंकि इन्हें लगता था कि उन प्रॉक्सीज के बल पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो उस पर पैसा भी वेस्ट हुआ और आइडियोलॉजिकल लॉयल्टीज, एफिनिटीज उन्होंने उनकी कल्टीवेट हुई। लेकिन ये अपना जो इनके जो अपने जो यूथ हैं, कंट्री के अंदर के जो लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, यंग औरतें, बूढ़े बच्चे, उन पर ये ध्यान बिल्कुल नहीं दे पाए, उन पर लगातार जुल्म करते रहे। और एक तरह से अगर देखा जाए तो पहले तो ये जो झगड़ा जो था, लोगों के अंदर जो नफरत था, वो केवल यूथ में कन्फाइंड था। जैसे कि आप देखेंगे 2009 का जो ग्रीन मूवमेंट था एक पर्टिकुलर सेगमेंट तक कन्फाइंड था। उसके बाद 2022 में जो महसा अमीनी का जो विद्रोह था वो भी मोस्टली यंगस्टर्स और लड़कियों में और लड़कों में कन्फाइंड था, जो कि इनकी मॉरल पुलिसिंग और स्ट्रिक्ट रिलीजियस कोड्स के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, जैसे हिजाब लॉ वगैरह। लेकिन अभी जो हो रहा है उसमें लगभग समाज का हर तबका शामिल है। आपके पुअर फार्मर्स, एग्रीकल्चरिस्ट शामिल हैं, मिडिल क्लास उसमें पूरी तरह से शामिल है, व्यापारी वर्ग शामिल है। हालांकि ये लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी जो पेजेश्कियान की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत चालाकी से इसके खिलाफ दमनकारी नीतियां नहीं अपनाई हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि समाज के लगभग हर वर्ग इसमें शामिल हो चुका है और अभी 2 कदम पीछे हटा करके झुकने में फायदा है। तो उन्होंने मैसिव सब्सिडीज लोगों को देना शुरू कर दिया है और तकरीबन 10 मिलियन रियाल्स यानी कि $40 परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में और $60 देखा जाए तो आप सोच सकते हैं डिवैल्यूएशन कितना हुआ है। इतने डॉलर लगभग हर ईरानी के अकाउंट में इन्होंने डालना शुरू कर दिया है। लेकिन इससे कुछ खास होने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए आप जो पुअर फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उनको तो आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास का क्या करेंगे? मिडिल क्लास बहुत बड़ी तादाद में इसमें कूद चुकी है और वो इन इकोनॉमिक सैंक्शंस से
वहाँ पर जो इकोनॉमिक जो पूरी क्रिपल कर चुकी है, जो इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी है कितने कई सालों से, उससे बेहद तंग आ चुकी है। और उसके साथ साथ जो सरकार का रवैया है, जो दमनकारी रवैया, एक आम जनता की बेइज्जती करना और रिलीजन के नाम पर धौंस जमाना, उसके सारे फ्रीडम्स को कर्टेल करना, उससे लोग तंग आ चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। फिर जैसा कि मैंने जिक्र किया कि वहाँ की जो सरकार जो है खोमेनी की, वो एक थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी एक जो आइडियोलॉजिकल और जो कहते हैं ना एक धार्मिक रिजिडिटी है, उससे बाहर नहीं निकल पाई। उन्हें लगता रहा कि हम ये जो हमारे प्रॉक्सीज हैं ये हमें अमेरिका और इजराइल जैसी महाशक्तियों से बचा लेंगे, तो वो उन्हीं पर स्पेंड करते रहे। लेकिन वो प्रॉक्सीज कब नष्ट हो गए इन्हें पता ही नहीं चला। उसके अतिरिक्त ये कहीं ना कहीं चाइना और रशिया के ऊपर एक अंधा भरोसा करके बैठे हुए थे। चाइना और रशिया की नीतियां शुरू से क्लियर थी कि वो इस एरिया के अंदर बेसिकली, रशिया की प्रॉब्लम ये थी कि वो एस्केलेशन डोमिनेंस उनके पास था नहीं। वो रूस में, वो यूक्रेन में उलझे हुए हैं और यूरोपियन थिएटर्स में ज़्यादा उलझने की संभावना है। वो मिडल ईस्ट के अंदर अपनी समस्याएं बढ़ाना नहीं चाहते। और हमने देखा कि सीरिया के अंदर भी वो रेजिम चेंज को बचा नहीं पाए। यहाँ पर भी उनका एक बड़ा क्लियर था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो सीधे अमेरिका से जंग में नहीं आएंगे। चाइना के प्रायोरिटीज़ हमेशा से डिफरेंट रही हैं। वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहता है, आपकी जो फ्यूल सप्लाईज की सिक्योरिटी चाहता है, क्योंकि मैरीटाइम रूट्स वगैरह हैं उसके ऊपर अगर सप्लाई कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, कंट्रोल के कारण, अमेरिकन कंट्रोल के कारण सप्लाई डिस्ट्रप्शन होता है तो उससे उनकी इकोनॉमी के ऊपर असर आता है। इसलिए वो मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ के साथ डायरेक्टली अपने रिश्ते डेवलप करता है और उसका प्राइमरी फोकस अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को और फ्यूल सप्लाईज को इंटैक्ट रखना होता है। तो उनकी तरफ से भी ये क्लियर था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो डायरेक्टली कभी अमेरिकन कॉन्फ्रंटेशन में नहीं आएंगे। 2021 के अंदर जो ईरान ने चाइना के साथ 25 ईयर का एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया, उसका भी कुल मिलाकर के सारांश यही रहा कि ईरान के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई और चाइना को उसके सारे बेनिफिट्स मिले। तो एक जो अंधा विश्वास जो था चीन और ईरान के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं खामेनाई को ले डूबा। दूसरा, इनकी आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी कि हम अपना स्टैंड चेंज नहीं करेंगे। इन्होंने इजराइल और ईरान और अमेरिका के साथ कहीं ना कहीं एक वो एकोमोडेशन की जो बात होती है, एक आउटरीच की बात होती है कि अपना स्टैंड थोड़ा सा प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ में उसको मॉडरेट करें और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर जो है कुछ कटौती करें और वहाँ पर कुछ शांति की बात करें। तो इस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये समझ ही नहीं पाए कि सामने इतनी एडवांस प्रोफेशनल आर्मीज हैं और ये कितना डैमेज कर सकती हैं। जब जब भी अमेरिकन की तरफ से नेगोशिएशन की बात हुई, चाहे वो बाइडेन की तरफ से हुई हो, चाहे ओबामा की तरफ से हुई हो, चाहे ट्रंप की तरफ से हुई हो कि भाई आप ये अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कट डाउन कर रहे हैं, हम बात करना चाहते हैं, तो ईरानी शासकों को यही लगा कि वेस्ट कमज़ोर है, वेस्ट में ताकत नहीं है और वो हमारे साथ बात करना चाहता है, तो वो उसे उसकी कमज़ोरी समझते रहे। और अब खास तौर से जब ट्रंप का जो एक नया दौर जो शुरू हुआ है, जिसके अंदर ब्रूटल अमेरिकन माइट सबको देखने को मिल रही है, इसमें भी शायद ये समझ नहीं है। ये अब भी यही कह रहे हैं कि अगर अमेरिकन इंटरवीन करते हैं, जैसा कि अमेरिकन ने कल परसों में अगर कहा है कि अगर आपने निहत्तों पर गोलियां चलाई तो हम जनता के फेवर में इंटरवीन करेंगे, और उसके चांसेस ठीक ठाक बन रहे हैं। ईरानी अभी भी ये कह रहे हैं कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के जो टारगेट्स हैं उसके ऊपर। अब भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्रंप किस चिड़िया का नाम है और वो किस लेवल तक जा सकता है। जो काम उसने वेनेजुएला में किया शायद लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन अगर ट्रंप के अगर यही एक्शंस हैं और यही उसकी सोच है तो वो अगर कुछ भयानक चीज़ ईरान में भी करता है तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। तो कुल मिला के देखा जाए तो आगे क्या स्थिति बनती है, आगे के लिए मैं यही कहूँगा कि अभी जो ईरान में जो हो रहा है वो कोई शॉर्ट टर्म या कोई टेम्परेरी मूवमेंट नहीं है। उसके बड़े सिस्टेमिक रीजंस हैं। जो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ की हमने बात की, उसके अलावा फॉरेन पॉलिसी फेलियर्स जो थे इनकी हमने बात की, और उसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अभी ईरान और अमेरिका उनके वो एक तरह से बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर वहाँ पर हो चुके हैं मिडल ईस्ट के अंदर, खासतौर से जो सीरिया में रजीम चेंज हुआ उसके बाद और हिजबुल्लाह हमास के वीकनिंग के बाद। तो वो अब कंटिन्यूसली एज एक्सटर्नल फॉरेन एक्टर्स ईरान की सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और वो पूरी भरसक प्रयास करेंगे कि वो एक तरह से इस मूवमेंट को पीछे से सपोर्ट करें या इसको हर तरीके से फैसिलिटेट करें ताकि इस रेजीम का कुछ निपटारा हो वहाँ से, और इन पर प्रेशर डालेंगे। अमेरिकन खास तौर से ही कर सकते हैं कि भाई आप या तो खमेनाई के ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं, उसको मारने का प्रयास कर सकते हैं, या उनके
ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं उस पर टारगेट कर सकते हैं, ईरानियन टैंकर्स को डुबा सकते हैं। बदले में वो ईरान से चाहेंगे कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे और बाकी अपने नेचुरल रिसोर्सेज इनको सप्लाई कर दे, हैंड ओवर कर दे। तो कई तरह के दबाव इन पर आ सकते हैं। तो इसलिए खामेनेई के लिए स्थिति थोड़ी सी भयानक है। लोगों में जो नाराजगी है वो कोई शॉर्ट टर्म या छोटी मोटी नाराजगी नहीं है, वो एक बड़ी भीषण नाराजगी है। तो वो आगे इनको उसके लिए काफी भुगतना पड़ेगा। और जो गवर्नेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जनरल, जो बेसिकली जो एक दिन में नहीं डेवलप होती, कई सालों साल में डेवलप होती हैं, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स वहाँ पर काफ़ी गंभीर हो चुकी हैं। ड्रॉट की स्थिति है, एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं है, अंडरग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रखा है। उसके कारण जो गरीब तबका है, जो एग्रीकल्चरिस्ट किसानों का तबका है, जो कि खासतौर से बेसिकली जो कंजर्वेटिव थियोक्रेटिक गवर्नमेंट थी इनके सपोर्टर्स हुआ करते थे, उनमें भी एक अच्छी खासी नाराजगी है। तो ये समस्याएं लंबी चलने वाली हैं। और एक आखिरी बात जो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि इस बार जो मूवमेंट जो हो रहा है, जो वो ईरान के अंदर एक अलग कॉन्शियसनेस के साथ हो रहा है। ईरानी आज बात कर रहा है अपने प्री इस्लामिक पास्ट की, ज़ोरास्ट्रियन पास्ट की। ईरान एक बहुत ही कल्चरली और सिविलाइजेशनली मजबूत सभ्यता है। वो अरब कंट्रीज की तरह नहीं था कि वहाँ पर एक डेजर्ट में एक रिलीजन शुरू हुआ और वहाँ पर जो ट्राइबल बैकवर्ड सोसाइटी थी अरब्स के अंदर, रिसोर्सेज नहीं थे, वहाँ पर कोलोनाइज कर लिया और वहाँ पर एक नया एक निज़ाम कायम हो गया। ईरान ऑलरेडी एक एनरिच्ड, एक फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन थी। उनके इंडिया के साथ बहुत रोबस्ट लिंक्स थे, वहाँ पर ज़ोरास्ट्रियनिज्म था, कल्चरली बहुत ये लोग फ्लरिशिंग और बड़े कहते हैं एडवांस्ड लोग थे। जब वहाँ पर अरब इन्वेजन हुआ तो उन्होंने वहाँ के लोगों को, बच्चों को, मासूमों को मारा, उनके धार्मिक स्थल तोड़े। तो एक तरह से जो जुल्म और ज्यादतियाँ इंडिया में इस्लामिक इन्वेजन्स के अंदर हुई, उसी तरह की कुछ ज्यादतियाँ और स्लॉटर्स ईरान के अंदर भी हुए। ईरानी लोग इस बात को भूले नहीं हैं। और आप देख सकते हैं आज जो ईरानी प्रोटेस्ट कर रहा है वो मस्जिदों पर अटैक कर रहा है, उनके पोस्टर्स पर लिखा हुआ है वी डोंट वांट इस्लाम। तो ये एक पूरा प्रहार है, ये विद्रोह है इस्लामिक सिस्टम, इस्लामिक रिलीजियस, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ। और ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। अगर अभी किसी तरीके से इन्होंने इसको कंट्रोल भी कर लिया दमन करके, या लेट्स आप मान के चलिए कि IRGC और ईरानी फौज एक ज़्यादा मजबूत रोल ले लेते हैं से, और ये जितने जो रिलीजियस लीडरशिप है ये साइडलाइन कर दी जाती है, तब भी लोगों में एक नफरत ये आगे बढ़ती रहेगी। और अगर इंटरनली एक तरह से कहते हैं सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन बनती है तो भी स्टेट एक कोलैप्स की कगार पर जाएगा। और ये जो सेंटिमेंट्स हैं खास तौर से मुल्ला रेजिम के प्रति विद्रोह के और अपनी ईरान की जो प्री इस्लामिक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है उसको रिवाइव करने के, ये समय रहते और मजबूत होते जाएंगे। इसलिए मुझे ईरानियन रेजिम के लिए स्थिति और भयानक होती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं एज एनालिस्ट, एज एन ऑब्जेक्टिव थिंकर भी मैं ये कहूँगा कि अगर इस रेजिम का वहाँ से पलायन होता है तो शायद ये ना सिर्फ मिडल ईस्ट के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होगा, क्योंकि जुल्म की इंतहा बहुत बढ़ गई है। और जो थियोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जहाँ पर आप एक स्टोन कर करके औरत को मार देते हैं, हिजाब अगर किसी ने नहीं पहना तो उसको आप गोली मार देते हैं, इस तरह की चीज़ों की मॉडर्न सोसाइटीज़ में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और मेरी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से भी, और भारत सरकार की जो खास तौर से तथाकथित ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में जो अपने आप को एंटी इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का फोरफ्रंट मानते हैं, खासतौर से भारत के जो राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये कहते हैं कि हम एंटी इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म या एंटी टेररिज्म अपना स्टैंड मजबूत कर रहे हैं, उनकी तरफ से इसके ऊपर कोई विचार या कोई स्टैंड आना चाहिए, जो कि अभी तक मुझे पूरी तरह मिसिंग नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं देखिए अगर उनका भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म है इनके साथ में, तो इस पर उनको आगे आना चाहिए और आगे बोलना चाहिए आकर कि उनका क्या स्टैंड है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच।